शिंजी सोचता है कि ये वाकई में काबिले तारीफ है कि एक अटैकर जो मिडफील्डर भी नहीं है इतनी आसानी से मुझसे बॉल छीन सकता है। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, मैंने कभी इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की। वो गुस्से से आगे बढ़ता है और होयोंग से टकराता है, लेकिन हर बार बॉल उससे छिन जाती है। होयोंग खुश है क्योंकि उसने एक शर्त पूरी कर ली है, शिंजी से 5 बार बॉल छीनना। अब उसे बस मैच जीतना है ताकि वो उसका स्किल कॉपी कर सके। अब होयोंग अपनी रणनीति बदलता है, डिफेंस या बॉल छीनने पर ध्यान देने की बजाय वो पूरी तरह से अटैक पर फोकस करता है। अपनी सुपर ह्यूमन स्पीड से वो सभी डिफेंडर्स को पार कर जाता है। डिफेंडर्स बस धुएं में छूट जाते हैं, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों कि ये बुलडोजर जैसा लड़का कौन है। जापान टीम के कोच साइडलाइन से चिल्लाते हैं, होयोंग को आसानी से अंदर मत आने देना, उसकी लॉन्ग रेंज शॉट से सावधान रहना, उसे शूटिंग एंगल मत देना। अब 3 डिफेंडर्स और एक गोलकीपर पूरा ध्यान होयोंग पर लगा देते हैं। होयोंग जापान की टाइट डिफेंस को देखता है और बॉल सियोक को पास कर देता है। डिफेंस का फोकस सियोक पर चला जाता है, जबकि होयोंग अपने लिए एक शूटिंग एंगल बना लेता है। सियोक उसे बॉल वापस पास करता है। होयोंग एक प्लान के साथ लॉन्ग रेंज शॉट मारता है, बॉल ऊपर वाले पोल से टकराकर रिबाउंड हो जाती है। सियोक इस मौके का इंतजार कर रहा था, वो उछलकर हेडर से गोल मारता है। भीड़ में जोश, सभी चीयर्स करने लगते हैं। सियोक के हेडर ने कोरिया को बढ़त दिला दी है। होयोंग और सियोक एक दूसरे को थम्स अप करते हैं। इसके बाद खेल पूरी तरह एक तरफा हो गया। जापान की टीम सिर्फ डिफेंस ही करती रह गई और आखिरी तक कुछ नहीं कर पाई। फाइनल स्कोर 3-0 रहा और कोरियन टीम विजयी हुई। कमेंटेटर बोलते हैं, होयोंग ने 2 गोल किए और एक असिस्ट दिया। इस मैच में उसने सिर्फ अटैकिंग नहीं बल्कि अपनी डिफेंसिव स्किल्स भी दिखाई। जरूर इसने बहुत मेहनत की होगी। सब लोग मुख्य किरदार को गले लगाते हैं और जीत की खुशी में नाचते हैं। अब उन्हें सिर्फ एक और जीत चाहिए चैंपियनशिप जीतने के लिए। अगला मैच होगा जर्मनी बनाम ब्राजील। कमेंटेटर बताते हैं, जर्मनी ने ब्राजील को 4-0 से हराया। मुख्य किरदार सोचता है, यह तो बहुत निराशाजनक है, ब्राजील इतनी आसानी से हार गया। वो तो बहुत मजबूत टीम है। वो देखता है कि जर्मनी के खिलाड़ी औसतन 170 सेंटीमीटर लंबे हैं। वो ज्यादा हाई स्कूलर्स जैसे लगते हैं, मिडल स्कूलर्स की बजाय। उनकी फिजिक शायद मेरी स्पीड को भी टक्कर दे सकती है। वो सोचता है, हम फाइनल में हैं लेकिन डर लग रहा है, दांव बहुत ऊंचे हैं। वो अपनी स्किल्स चेक करता है, मैंने कांग की टैलेंट कॉपी कर ली है। अब मेरे पास 8 टैलेंट्स हैं। अब मुझे सिर्फ फाइनल में सियोक के साथ करीब 20 मिनट दौड़ना है ताकि मैं उसका हाइट ग्रोथ टैलेंट भी हासिल कर सकूं। फिलहाल जो टैलेंट्स हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तभी पीछे से एक जापानी खिलाड़ी होयोंग को बुलाता है। उसके चेहरे पर डिटर्मिनेशन है। वो आगे आता है और कहता है, अगली बार मैं जीतूंगा। होयोंग मुस्कुराकर उसका हाथ मिलाता है और कहता है, तुमने भी अच्छा खेला। अंदर ही अंदर होयोंग सोचता है, मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वो जापानी बोल रहा है पर शायद मेरी तारीफ कर रहा है। अगले दिन सीन बदलता है, सोल सांगान स्टेडियम। खिलाड़ी मैदान पर आ रहे हैं और फैंस जोरों से चिल्लाकर अपने फेवरेट्स का हौसला बढ़ा रहे हैं। दोनों टीमें आमने सामने खड़ी होती हैं। रेफरी सीटी बजाता है और मैच शुरू होता है। जर्मनी बनाम कोरिया। मुख्य किरदार जर्मन खिलाड़ियों को देखता है और सोचता है, ये खिलाड़ी सच में बहुत लंबे हैं, लेकिन असली परेशानी है ये लड़का वोल्गो। वो जर्मन डिफेंस का फ्यूचर माना जा रहा है। वो टॉप नॉच टैलेंट है, उसकी लंबाई की वजह से मुझे मुश्किल होगी। होयोंग उसकी स्किल्स चेक करता है। फुटबॉल प्रोडिजी, जो होयोंग के प्रोडिजी स्किल से थोड़ा कम। आउटस्टैंडिंग डिफेंसिव पोजीशन, मतलब उसे पता है गोल रोकने के लिए कहां खड़ा होना है। डिसेंट ब्लॉकिंग स्किल, यानी वो अच्छे से ब्लॉक कर सकता है। होयोंग सोचता है, अगर मुझे उसका टैलेंट कॉपी करना है तो मैच जीतना होगा, साथ ही एक गोल करना होगा और 10 असिस्ट देनी होंगी। वो सोचता है, इसमें कोई खास टैलेंट नहीं है, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक जिराफ के सामने चींटी हूँ। इसलिए होयोंग उसका टैलेंट कॉपी करने का इरादा छोड़ देता है। अब वो बस मैच जीतने पर ध्यान देता है, लेकिन मैच के पहले 15 मिनट में ही जर्मन 1-0 से आगे हो जाती है। होयोंग चिड़चिड़ाकर सोचता है, ये फाइनल मैच बहुत मुश्किल है। लंबे लंबे खिलाड़ी हर जगह मुझे ब्लॉक कर रहे हैं, मुझे कुछ भी करने का मौका नहीं मिल रहा। ये एक टैक्टिक है, वो मुझे टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैं सबसे ज्यादा गोल करने वाला खिलाड़ी हूँ। वो गुस्से में कहता है, रुको जरा, मैं किसी भी तरह गोल करके दिखाऊंगा। वो तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन इसी बीच जर्मनी की टीम और 2 गोल कर देती है। अब जर्मनी 3-0 से आगे निकल जाती है, कोरियन टीम पर पूरा डोमिनेंस दिखाते हुए। कमेंटेटर भी कहते हैं, आखिरकार हाइट का फर्क करीब 20 सेंटीमीटर है, सिर्फ स्किल से उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। एक और कमेंटेटर कहता है, फिर भी कोरियन खिलाड़ियों के लिए ये एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। तभी अचानक हम देखते हैं कि होयोंग सेंटर से ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वोल्गो उसके सामने एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है। होयोंग गुस्से में चिल्लाता है, हटो, और वो वोल्गो से टकरा जाता है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन रेफरी वोल्गो को रेड कार्ड दिखा देता है, जिसकी वजह से वो मैच से बाहर हो जाता है। होयोंग सांस छोड़ते हुए सोचता है, ये तो बहुत बाल बाल
साल बचा, लेकिन अच्छा हुआ काम बन गया। उसे इस पर फ्री किक मिलती है। वो अपनी एक खास स्किल स्टाइलिश फ्री किक का इस्तेमाल करता है जो उसने एस क्लास के एक खिलाड़ी से चुराई थी। वो स्टाइलिश किक के जरिए एक शानदार फ्री किक से गोल कर देता है। फैंस खुश होकर चीयर्स करते हैं और होयोंग भी अपनी स्टोल की हुई मूव से उसे जश्न मनाता है। आखिर में मैच खत्म होता है। जर्मनी 3-1 से कोरिया को हरा देती है। होयोंग सोचता है, ये मेरी पहली हार है जो मैंने इस टूर्नामेंट में झेली है, फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा। अगली बार हम जरूर जीतेंगे। अंडर 13 वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का अंत हो जाता है। जर्मनी चैंपियन बनता है। कोरियन टीम को रनर अप का खिताब मिलता है। होयोंग, जिसने 10 गोल और 5 असिस्ट किए, उसे टॉप स्कोरर चुना जाता है और गोल्डन बूट से नवाजा जाता है। उसे 4 मिलियन वॉन का प्राइज भी मिलता है। वो बहुत खुश और उत्साहित होता है, लेकिन सोचता है कि इसे छोड़कर उसे एक और इनाम मिला है। उसने आखिरकार सियोक से ओपन ग्रोथ प्लेट टैलेंट कॉपी कर लिया है, जिसका मतलब है अब वो तेजी से लंबा हो सकता है। अब उसके पास 9 टैलेंट्स हो गए हैं। टीम जैसे ही एरिना छोड़ती है, फैंस होयोंग और उसके आउटस्टैंडिंग प्ले के लिए चीयर्स करते हैं। सियोक मजाक में कहता है, क्या ये तुम्हारा फैन क्लब है? बहुत कमाल है। होयोंग इमोशनल हो जाता है अपने फैंस से इतना प्यार पाकर। वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। वो अपना सपना सेट करता है, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर बनूंगा और सब कुछ जीतूंगा। कुछ दिनों बाद होयोंग और उसका परिवार ब्राजील चले जाते हैं, जहां होयोंग साओ पाउलो FC टीम में शामिल होगा। उसकी मां कहती है, यहाँ तो बहुत गर्मी है। पापा जवाब देते हैं, कोरिया में तो अभी विंटर चल रही है। तभी कोई उन्हें बुलाता है। वो एक महिला है, मारिया चोई। वो कहती है, मैं उस परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ जहाँ होयोंग रहने वाला है। उसके साथ एक और इंसान होता है, लुकास, जो साओ पाउलो FC ग्रुप का लोकल सपोर्ट ऑफिसर है। वो सबका अभिवादन करता है और फिर होयोंग से कहता है, मैंने तुम्हें टीवी पर बहुत देखा है, तुम रियल लाइफ में और भी ज्यादा एडमायरेबल हो। वो कहता है, वेलकम टू साओ पाउलो। सब बहुत खुश होते हैं। हमारा मुख्य किरदार कहता है, मुझे यहाँ रहना बहुत अच्छा लगेगा। सीन शिफ्ट होता है। विक्टोरिया सिटी, एक घर दिखाया जाता है और कोई कहता है, तुम्हारी मेडिकल फिटनेस टेस्ट 2 दिन में होगी, इसलिए अच्छे से आराम कर लो। मारिया कहती है, होयोंग का कमरा दूसरी मंजिल पर है, क्या आप देखना चाहेंगे? होयोंग कहता है, हाँ, और सब उसके पीछे जाते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय वो एक लड़की को देखता है। लड़की मारिया को ग्रीट करती है और मारिया भी जवाब देती है। होयोंग लड़की को देखकर सोचता है, उसने पुर्तगाली में बात की। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, वह बिल्कुल एक गुड़िया की तरह है। लड़की के जाने के बाद मारिया होयोंग को बताती है, उसका नाम मोनिका है। वो तुम्हारे रूम के बगल वाले रूम में रहती है। वो भी 10 साल की है। मुख्य किरदार हैरान हो जाता है और सोचता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरी उम्र की है। मुझे लगा था वो मिडिल स्कूल की होगी। वे उसके कमरे में पहुंचते हैं, जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। सभी देखकर खुश होते हैं और होयोंग कहता है, मुझे ये रूम बहुत पसंद आया। 2 दिन बाद सीन दिखाता है कि होयोंग मेडिकल टेस्ट से गुजर रहा है, ताकि यह पता चले कि वो किस टीम में शामिल होगा। असल में यह टेस्ट उसके ग्रोथ प्लेट की जांच करता है, यानी उसमें कितना और लंबा होने की पोटेंशियल है। अगर उसमें भविष्य में लंबाई बढ़ने की अच्छी संभावना दिखे तो उसे बेस्ट टीम के लिए चुना जाएगा। लेकिन अगर वो छोटा ही निकला, तब भी क्लब के पास ग्रोथ मैनेजमेंट सिस्टम है। लुकास होयोंग के माँ पापा से उनकी हाइट पूछता है, जो थोड़ी कम होती है। इसलिए वो लोग रिजल्ट को लेकर थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और दुआ करते हैं कि रिजल्ट अच्छे आए। तभी एक कॉल आता है और लुकास खुशी से चौंक जाता है। वो हंसते हुए कहता है, आपके बेटे की हाइट पोटेंशियल बहुत ही अच्छी है। वो आसानी से 182 से 189 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। सभी इस खुशखबरी पर जश्न मनाते हैं और होयोंग सोचता है, सीओ की चोरी की गई ओपन ग्रोथ प्लेट टैलेंट की बदौलत मेरा हाइट पोटेंशियल अच्छा निकला। बाद में मुझे उसे इसका रिटर्न जरूर देना चाहिए। इसके बाद लुकास पेपर वर्क और कॉन्ट्रैक्ट्स की प्रक्रिया बताता है। वो कहता है, अगर कोई भी समस्या हुई तो क्लब हैंडल करेगा। होयोंग पूछता है, मतलब मुझे बस फुटबॉल पर फोकस करना है और किसी चीज की चिंता नहीं करनी? लुकास मुस्कुरा कर कहता है, बिल्कुल, और वैसे भी तुम हमेशा के लिए यही नहीं रहोगे। होयोंग सोचता है, सही बात है, ब्राजील तो बस एक पासिंग फेज है। मुझे बहुत सारे क्लब्स में जाना है, एक ही जगह रहना बोरिंग लगता है। लुकास कहता है, प्लेयर रजिस्ट्रेशन अप्रैल में होगा, तब तक तुम्हें अकादमी में बेसिक सीखना होगा। बेसिक ट्रेनिंग और इंडिविजुअल इवैल्यूएशन के बाद तुम्हारा GPA तय किया जाएगा, जो मेडिकल टेस्ट पर आधारित होगा। GPA यानी एक असेसमेंट स्कोर जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी होता है। पासिंग स्कोर है 10 में से 6.5 और स्कोर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स तय होंगी। अगर स्कोर 6.5 से कम हुआ तो तुम्हें अकादमी में ट्रेनिंग जारी रखनी होगी और अगले मौके का इंतजार करना पड़ेगा। लुकास कहता है,
इतनी दूर आकर अब पीछे तो नहीं जा सकते हैं ना? होयोंग कहता है, बिल्कुल नहीं। लुकास उत्साह बढ़ाते हुए कहता है, तुम ये टेस्ट आसानी से पास कर लोगे, लेकिन ध्यान रहे रिटर्न टेस्ट और पुर्तगाली लैंग्वेज की पढ़ाई मत भूलना। होयोंग और उसके माता पिता कंफ्यूज हो जाते हैं। पुर्तगाली एग्जाम? लुकास हंसते हुए कहता है, पुर्तगाली लैंग्वेज टेस्ट भी इंडिविजुअल इवैल्यूएशन का हिस्सा है। होयोंग दंग रह जाता है, जैसे उसके ऊपर कोई बम गिरा हो। अब उसकी माता पिता कोरिया वापस जाने लगती है। माँ कहती हैं, तुम्हें हमसे नियमित संपर्क में रहना होगा। होयोंग जवाब देता है, हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं बड़ा हो गया हूँ, आपसे बात करता रहूंगा। पापा उसका सिर थपथपाकर कहते हैं, मेरा बेटा है तू? माँ उसे गले लगाती हैं और कहती हैं, अगर कभी मुश्किल हो तो अकेले मत सहना, हमें बता देना, आई लव यू। होयोंग भी भावुक होकर कहता है, आई लव यू टू। उस दिन के बाद से होयोंग पूरी तरह पढ़ाई में जुट जाता है। वो पुर्तगाली लैंग्वेज सीख रहा होता है। वो सोचता है, हर दिन पढ़ना जरूरी नहीं, लेकिन मेरा एलिमेंट्री लेवल टेस्ट अगले महीने है। शुक्र है माँ को स्पेनिश आता है, जो पुर्तगाली से काफी मिलता जुलता है। उन्होंने मेरी काफी मदद की। साथ ही मारिया ने मुझे कई फॉरेन किड्स से मिलवाया, जिनसे मेरी स्किल्स बेहतर हुई। सुबह से दोपहर तक वो यूनाइन अकादमी में ट्रेनिंग करता है। ये सिर्फ बेसिक स्किल्स बनाने और सुधारने के लिए है। ये ट्रेनिंग नेक्स्ट मंथ की रजिस्ट्रेशन डेट तक चलेगी। ट्रेनिंग के दौरान बातचीत कभी कभी मुश्किल होती है, लेकिन खेल में तो शरीर की हरकतें ज्यादा बोलती हैं, इसलिए उसे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। शाम होते ही वो डॉर्मेट्री लौट आता है। वो थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि यहाँ कोरिया जितनी सेफ्टी नहीं है। वो सोचता है, काश मैं बियर पी सकता, लेकिन अब मैं फिर से 10 साल का बच्चा हूँ, जबकि पहले मैं 24 साल का वयस्क था। बियर तो भूल ही जाओ। वो सोचता है कि उसने कितनी तरक्की की है और एक्टिव हो जाता है। अब मुझे और दोस्त बनाने चाहिए ताकि मेरी प्रैक्टिस और बेहतर हो। मुझे सोशल लाइफ पर भी काम करना होगा। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, उसे मोनिका दिखती है। वो सोचता है, इस लड़की के आसपास तो जैसे फूल बरसते हों, बहुत ही गर्मजोशी सी लगती है। वो उसे देखता रह जाता है, जोन आउट हो जाता है। मोनिका मुस्कुराकर कहती है हेलो, लेकिन होयोंग फ्लस्टर्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसे घूरते पकड़ा जाता है और अचानक सोचता है, अब क्या बोलूं, मैं तो सब भूल गया। फिर वो खुद को शांत करता है और पूछता है, क्या तुम्हें कोरियन आता है? मोनिका का चेहरा क्वेश्चन मार्क जैसा हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है। होयोंग कहता है, कोई बात नहीं, मैंने अजीब सवाल पूछ लिया। लेकिन तभी मोनिका जवाब देती है, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? होयोंग कहता है, थोड़ी बहुत। फिर मोनिका उसे अलग अलग भाषाओं से वॉक थ्रू करती है और आखिरकार उन्हें स्पेनिश में बात करने का कॉमन ग्राउंड मिल जाता है। मोनिका अपने कमरे में बताती है, मेरे पापा ब्राजीलियन हैं, माँ रशियन अमेरिकन है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स स्पेनिश थे। मेरा नाम मेरी ग्रैंड मदर ने रखा था। होयोंग सोचता है, क्या कमाल का ब्लड लाइन मिक्स है। वो पूछता है, तुम कितनी भाषाएं बोल सकती हो? मोनिका जवाब देती है, स्पेनिश, पुर्तगाली, इंग्लिश, रशियन और कुछ नेटिव लैंग्वेजेस भी। होयोंग उसकी टैलेंट लिस्ट स्कैन करता है और देखकर हैरान रह जाता है। वो एक जिम्नास्टिक्स प्रोडिजी है। उसमें इनबिल्ट लैंग्वेज सेंस, संतुलित शरीर की समझ और एक ग्रेसफुल फ्लेक्सिबिलिटी है। उसे बताया जाता है कि अगर वह उसकी स्किल्स को कॉपी करना चाहता है तो उसे 6000 मिनट्स तक फॉरेन लैंग्वेज में उसे बातचीत करनी होगी और ब्राजीलियन इंटरनेशनल लैंग्वेज सर्टिफिकेट टेस्ट को एडवांस्ड लेवल पर पास करना होगा। साथ ही उसे 300 मिनट से ज्यादा स्ट्रेचिंग भी करनी होगी ताकि शर्त पूरी हो सके। वो सोचता है, क्या मुझे वाकई उसकी लैंग्वेज टैलेंट की जरूरत है? लेकिन फिर सोचता है कि चूंकि वो उसकी हाउसमेट है तो उसकी मदद लेना फायदेमंद हो सकता है। वे खेलों के बारे में बातचीत करते हैं। मोनिका बताती है कि वह जिम्नास्टिक्स प्रैक्टिस करती है, जो रशिया और स्पेन में बहुत पॉपुलर है। वो कहती है, मैं रियो डी जेनेरियो में अपने परिवार के साथ काफी समय रही और वहां मैंने इसे एक हॉबी के तौर पर शुरू किया। मेरे टीचर ने कहा कि मुझ में टैलेंट है और मुझे इसे आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ इसे सीख रही हूँ। अगर मैं अच्छा करूंगी तो मुझे स्पेन में पढ़ने भेजा जा सकता है। होयोंग कहता है, मैं देख सकता हूं कि तुम्हें जिम्नास्टिक्स में टैलेंट है। मोनिका थोड़ी चौंकती है और कहती है, तुम बाकी लड़कों से अलग हो, तुम मजेदार इंसान लगते हो। होयोंग दोस्त बनने का सुझाव देता है और मोनिका हाथ मिलाकर हामी भरती है। समय उड़ता चला जाता है। वो पढ़ाई करता है, एक्सरसाइज करता है और मोनिका के साथ लैंग्वेज स्किल्स की प्रैक्टिस करता है। धीरे धीरे वह अपनी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। फरवरी तक वह पास के एक एलिमेंट्री स्कूल में एडमिशन ले लेता है और बस से स्कूल जाता है। उसके मिलनसार स्वभाव की वजह से वह जल्दी ही दोस्त बना लेता है। हालांकि शुरुआत में उसे थोड़ी रेसिज्म का सामना करना पड़ा, फिर भी वह ब्राजील में अपनी जगह बना लेता है, एक ऐसा देश जहां फुटबॉल ही सब कुछ है। उसकी बेहतरीन फुटबॉल स्किल्स ने वहां के बच्चों को बहुत प्रभावित किया। शाम को उसे मोनिका से लैंग्वेज ट्यूटरिंग मिलती थी। यह उसके जीवन का सबसे
बिजी और पैशनेट समय था, लेकिन वह सब कुछ सहता रहा, अपने परिवार और सपनों के बारे में सोचकर। अप्रैल तक वह कुल 11 टैलेंट्स हासिल कर चुका होता है। इसमें 2 नए शामिल होते हैं, ग्रेसफुल फ्लेक्सिबिलिटी और इननेट लैंग्वेज सेंस, जो उसने मोनिका से कॉपी किए थे। अचानक मारिया और मोनिका उसके पास आती हैं और उससे पुर्तगाली सर्टिफिकेशन एग्जाम के रिजल्ट के बारे में पूछती हैं। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने बेसिक सर्टिफिकेट टेस्ट पास कर लिया। वो उन्हें सर्टिफिकेट दिखाता है। दोनों उसे बधाई देती हैं और होयोंग को गले लगाकर खुशी जाहिर करती हैं। होयोंग सोचता है, अब बस एक ही चीज बची है, साओ पाउलो एफसी की अंडर 15 टीम से कॉन्ट्रैक्ट जीतना। 2 दिन बाद होयोंग साओ पाउलो एफसी टीम मैनेजर बियांका के सामने एक हॉल में बैठा होता है। वो गंभीर स्वर में कहती हैं, मिस्टर होयोंग, आपने अब तक बहुत मेहनत की है। होयोंग का दिल जोर से धड़कने लगता है। तभी बियांका मुस्कुराते हुए कहती हैं, बधाई हो, आपका जीपीए इवैल्यूएशन स्कोर 9.13 है। आपका ओवरऑल स्कोर पुर्तगाली की वजह से थोड़ा कम है, लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी के लिए यह बहुत हाई स्कोर है। वो कहती हैं, जीपीए के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स बदलती हैं, और चूंकि आपका स्कोर 9 से ऊपर है, आपको हाईएस्ट ग्रेड यानी फर्स्ट प्लेस मिला है। होयोंग का चेहरा खिल उठता है। वह मैनेजर को धन्यवाद कहता है। मैनेजर कहती हैं, हम आपको आपकी स्किल्स के अनुसार ऑफर दे रहे हैं। यहाँ तक कि कोच कार्लो भी बहुत खुश हैं। होयोंग खुशी से पागल हो जाता है इन गोल्डन वर्ड्स को सुनकर। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ता है, जिसमें लिखा है कि उसका वीकली सैलरी 400 रियाइस होगी, जो कि लगभग 2.5 लाख कोरियन करेंसी होती है। वो सोचता है, ये उतना नहीं है जितना रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में मिला था, 4.5 लाख, लेकिन फिर भी मेरे पुराने कन्वीनियंस स्टोर मैनेजर की जॉब से तो कहीं ज्यादा है, जो मुझे 24 साल की उम्र में मिलती थी। इसके साथ लीग बोनस और गोल्ड बोनस भी हैं। मैनेजर बताती हैं, अगर आप अगली क्लास में प्रमोट होते हैं तो आपकी सैलरी और बढ़ेगी। होयोंग उत्सुकता से पूछता है, मैं किस क्लास में ज्वाइन करूंगा? बियांका कहती हैं, आप अंडर 13 टीम में शामिल होंगे। जब आपका नाम रोस्टर में जुड़ जाएगा, तब आप हर हफ्ते की लीग मैचेस में खेलना शुरू करेंगे। होयोंग सोचता है, अगर यह साओ पाउलो की अंडर 13 टीम है, तो यही वो टीम है जिससे मैंने शूट डोरी में बतौर गोल स्कोर कॉम्पीट किया था। अब वो मेरे साथी होंगे। अगली सुबह होयोंग सड़क पर बॉल ड्रिबलिंग करते हुए सोच रहा होता है, अंडर 13 टीम अकादमी से अलग है। अब जब मुझे पैसे मिल रहे हैं खेलने के लिए, तो मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि टीम के लिए भी खेलना होगा। उसका दिल तेजी से धड़कता है और वो खुद को थप्पड़ मारता है ताकि अपने दिमाग की बकवास सोच से बाहर निकल सके। फिर वह जोर से हाथ उठाकर चिल्लाता है, तू एक असली मर्द है होयोंग, तू कर सकता है। तभी वो देखता है कि मोनिका बालकनी से उसका नाम चिल्ला रही है। वो कहती है, मारिया बुला रही है, तैयार हो जा, टीम के पास जाना है। होयोंग तैयार होता है। मोनिका से गुड लक पाकर मारिया के साथ रवाना हो जाता है। कार में मारिया होयोंग से पूछती है, क्या तुम अपने माता पिता के संपर्क में हो? क्या तुमने कभी उन्हें मिलने जाने का प्लान बनाया है? होयोंग जवाब देता है, हाँ, मैं उनसे संपर्क में हूँ। काम की वजह से शायद वो मुझे मिलने ना आ पाए, इसलिए मैं खुद जाने की सोच रहा हूँ, चैंपियंस लीग ट्रॉफी के साथ। वो सोचता है, इस साल मेरे 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, अंडर 13 वीकली लीग जीतना। दूसरा, अंडर 15 टीम में जाना। और तीसरा, ब्राजील के होनहार युवा खिलाड़ियों की सारी टैलेंट्स हासिल करना। वो सोचता है, मैंने अभी तक किसी एडल्ट फुटबॉल प्लेयर में फुटबॉल प्रोडिजी टैलेंट नहीं देखा है। इसका मतलब है कि इस तरह के टैलेंट्स का असर बचपन से अडल्टहुड तक की ग्रोथ पर होता है। ऐसे में B+ ग्रेड से ऊपर वाले फुटबॉल प्रोडिजी टैलेंट को ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह उम्मीद नहीं छोड़ता और सोचता है कि अंडर 13 टीम में जरूर बहुत से टैलेंटेड बच्चे होंगे। एरिना पहुंचने पर कोच मामा उसे ट्रेनिंग फैसिलिटी दिखाती हैं। वो बताती हैं, ये ब्राजील की सबसे बड़ी फुटबॉल फैसिलिटी है। होयोंग वहां इंडोर स्टडी एरिया, इंडोर फुटबॉल फील्ड और जिम देखता है, जो खराब मौसम में प्रैक्टिस के लिए है। कोच मामा मुस्कुराकर कहती हैं, तुम्हें इतना खुश देखकर अच्छा लगा। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मुझसे कभी भी बात कर सकते हो। वो उसे ग्राउंड की ओर ले जाती हैं, जहां खिलाड़ी स्ट्रेचिंग और वार्म अप कर रहे होते हैं। होयोंग एक्साइटेड होकर सोचता है, हालांकि ट्रेनिंग शुरू होने में अभी 30 मिनट हैं, फिर भी सब पहले से ही इतनी मेहनत से वार्म अप कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ी पास आते हैं और पूछते हैं, क्या ये सच है कि तुम्हारा जीपीए 9.1 है? वो हाँ में जवाब देता है और बाकी खिलाड़ी हैरानी से देखते हैं। फिर वह कुछ अन्य खिलाड़ियों की तरफ देखता है जो उसे तेज नजरों से घूर रहे होते हैं। वह सोचता है, क्या ये लोग सतर्क हैं क्योंकि हम एक ही पोजीशन पर खेलते हैं? शायद इन्हें डर है कि कहीं इनका मील टिकट इस नए खिलाड़ी की वजह से न चला जाए। यहाँ बच्चे ऐसे खेल रहे हैं जैसे फुटबॉल ही उनकी जिंदगी है। ये सच में लड़कों के लिए एक बैटल फील्ड है। तभी वह डगलस और कैशमीरा को
बाहर आते देखता है। डगलस पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? होयोंग एक सैडिस्ट स्माइल के साथ सोचता है, मैं यहाँ वो टैलेंट्स वापस लेने आया हूँ जो मैं पहले नहीं ले पाया था, सभी मुझे दे दो। बातचीत के बाद डगलस और कैशमीरा को पता चलता है कि होयोंग अब से उनकी टीम का हिस्सा है। कैशमीरा कहता है, लगता है हमारी टीम अब लीग मैचों में बेहतर करेगी। डगलस सहमत होता है, हाँ ऐसा लगता है। एक और खिलाड़ी उत्सुकता से पूछता है, क्या वो वाकई इतना अच्छा खेलता है? डगलस कंफर्म करता है, हाँ वो गोल करने में बहुत अच्छा है। अब बाकी खिलाड़ी भी होयोंग में और ज्यादा दिलचस्पी लेने लगते हैं। कैशमीरो सोचता है, अगर हम रैंक देखें तो फिलहाल हम वीकली लीग में 7वें नंबर पर हैं। हमारा क्लब अंडर 13 वीकली लीग में 7 बार जीत चुका है, लेकिन इस समय अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा। शायद एक अच्छे स्ट्राइकर की कमी है, इसलिए कोच कार्लो ने होयोंग को बुलाया होगा, वरना इतनी कम उम्र वाले खिलाड़ी को अंडर 13 लीग में क्यों शामिल करते? कैशमीरा फिर डगलस से पूछता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि उसकी हाइट थोड़ी बढ़ गई है? डगलस कहता है, हाँ मैंने भी नोटिस किया। कोच कार्लो सामने आते हैं और टीम से कहते हैं, सभी को मेहनत से ट्रेनिंग करनी होगी और हमारे पास एक नया सदस्य है। होयोंग उत्साह से सोचता है, क्या हम टैक्टिकल ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे या टीम वर्क पर? टीम की शुरुआत बेसिक ड्रिल्स से होती है, पासिंग प्रैक्टिस से। होयोंग नोट करता है, ये तो बेसिक है, कुछ खास नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। वो देखता है कि ब्राजील की साइकोलॉजिकल एजुकेशन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को पीक तक सुधारने पर जोर देती है। कोच कार्लो और कुछ अन्य कोचेस होयोंग को बॉल कंट्रोल में स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। होयोंग सोचता है, मुझे ट्रेनिंग के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल लग रहा है। मैंने पहले बहुत बेसिक पासिंग ड्रिल्स की हैं, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक सिचुएशन में पास करना बहुत कठिन है। एक खिलाड़ी मजाक उड़ाते हुए कहता है, देखो उसे पास करने में प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा कहता है, उससे कई बार पास करने में फेल हो गया है। कोच समझाते हैं, पास सिर्फ बॉल को किक करने का नाम नहीं है, तुम्हें बॉडी बैलेंस और सही पोस्चर रखना होता है। तुम्हारा शरीर सही पोजीशन में नहीं है, इसीलिए तुम पास नहीं कर पा रहे हो। होयोंग पूछता है, मैं अपने शरीर का बैलेंस कैसे बनाए रखूं? कोच जवाब देते हैं, ये तुम्हें सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा, बताने से नहीं बल्कि अपने शरीर से फील करके ही समझोगे। होयोंग सोचता है, जब भी मैं कोई जवाब मांगता हूँ तो हर बार एक ही जवाब मिलता है, प्रैक्टिस ही एकमात्र रास्ता है। कोचेस के बीच कार्लो कहते हैं, होयोंग में बहुत जबरदस्त टैलेंट है, लेकिन उसकी फंडामेंटल्स अभी कमजोर हैं। एक और कोच अपनी राय देते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी स्टेमिना है, ये अंडर 13 लेवल के लायक नहीं है। क्या हमें उसे अंडर 11 टीम में भेजने पर विचार करना चाहिए? कार्लो साफ तौर पर जवाब देते हैं, नहीं, हमें होयोंग को यहीं ग्रो करने में मदद करनी चाहिए। ये पहले से ही काफी कमाल की बात है कि उसने सिर्फ 6 महीने पहले फुटबॉल खेलना शुरू किया है। उसके टैलेंट को देखते हुए उसे बस थोड़ा टाइम चाहिए। अगर हम उसे सही मौका देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो जल्दी ही बाकी खिलाड़ियों को पकड़ लेगा और शायद उनसे आगे भी निकल जाए।